नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर शंका लगे तो आप कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ब्राह्मण से जो है सिंधी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबी खेर, गोविंद वल्लभ खेर। ठीक है, जीबी खेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो है खड़ी बोली का नहीं है? बोली भाषा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए और जो 5 उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत जो 18 बोलियां हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उनका जो क्षेत्र है उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है यह क्षेत्र से पूछा गया है। कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बरेली जो है यह खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बरेली खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिलान करना है बोली और उसका क्षेत्र। अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। दूसरी तरफ है झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद, मथुरा। तो अवधी की बात की जाए तो अवधी जो है इलाहाबाद में बोली जाती है और इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। बुंदेली जो है यह झांसी में बोली जाती है, बुंदेलखंड झांसी। ब्रजभाषा की बात की जाए तो ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी जो है यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा अवधी इलाहाबाद, बुंदेली जो है झांसी, ब्रजभाषा मथुरा और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? विशेष निर्देश भारत के किस अनुच्छेद में है? जैसा कि आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया है और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा के विकास का वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछा गया है विशेष निर्देश जो है भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351। चलिए अगला प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो इसमें 2 विद्वान आएंगे, एक जॉर्ज ग्रेसन, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ की बात की जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका रचना वर्ष है 1888 ईस्वी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका रचना वर्ष है 1929 ईस्वी। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया किसने किया? तो सबसे पहला प्रयास जो है किया है जॉर्ज ग्रेसन ने 1888 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह जो पंक्ति है, पूछी गई पंक्ति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला?
मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है उन 9 कवियों में से कौन सा कवि है जिन्हें जो है हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं किया गया। जो हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव बिहारी, केशव, कबीर, चंद हरिश्चंद्र और त्रिपाठी बंधु हैं। त्रिपाठी बंधु में जो है भूषण और मतीराम ये शामिल हैं हिंदी नवरत्न में। अगला प्रश्न है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया। तो श्रृंगार काल के नाम से जो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अभिहित किया है। रीतकाल की बात की जाए तो रीतकाल को किसने कहा ये आप कमेंट करके बताएं। कलाकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला प्रश्न है भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। तो जेम्स हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। और इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है, जेम्स हिक्की को। और इनके पत्र का नाम था बंगाल गजट, साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, ये बताइए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, स्वयंभू को। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। और इनकी जो रचना है अपूर्ण रचना है पौमचर्यु, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और यह इनकी अपूर्ण रचना है, पौमचर्यु अपूर्ण रचना है। और इनके पुत्र जो त्रिभुवन हैं उन्होंने जो है इनकी रचना को पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक का सुमेल करना है। तो दार्शनिक मत में है विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। प्रवर्तक में है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। तो यहाँ देखिए विशिष्टाद्वैतवाद जो हो जाएगा यह रामानुजाचार्य का है। ठीक है, टिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए विराम यहाँ हो जाएगा रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य का है, वल्लभाचार्य शुद्ध हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए। अद्वैतवाद का किसका है, तो अद्वैतवाद अंश शंकराचार्य को याद कर लीजिए। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। ठीक है, अगर दैत्यवाद होता तो वहाँ मध्वाचार्य होता। दैत्याद्वैतवाद निम्बकाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं। ये इनके दार्शनिक पद और प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले जानते हैं प्रपद्यवाद का दूसरा नाम है नकेनवाद। और नकेनवाद जो है नकेन, यह 3 कवियों के नाम के प्रथम अक्षर के ऊपर ये बना है नकेनवाद। तो नकेनवाद में कौन 3 कवि हैं, एक विकल्प में एक नहीं है, वही बताना है आपको। नलिन बिलोचन शर्मा हैं, केसरी कुमार हैं और नरेश कुमार हैं। ठीक है, नकेन नंद किशोर आचार्य ये प्रपद्यवाद में शामिल नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये 3 कवि जो हैं जिनके नाम के प्रथम अक्षर से नकेनवाद बना है। अगला प्रश्न है शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है। शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, तो ये मलयज का कथन है। शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित होने वाले कवि हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। शैव दर्शन से कौन प्रभावित थे, जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, शैव दर्शन से जयशंकर प्रसाद थे और बौद्ध दर्शन से महादेवी वर्मा थी। अगला प्रश्न है
भूल कहत नवरस सुकवि शकल मूल सिगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? भूल कहत नवरस सुकवि शकल मूल सिगार, तो यह जो विचार है, यह जो पंक्ति है, विकल्प में से किसी में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर ई हो जाएगा। यह जो पंक्ति है बिहारी की है, ठीक है, रीत सिद्ध कवि बिहारी की ये पंक्ति है। भूल कहत नवरस सुकवि शकल मूल सिगार। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेंद्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जैनेंद्र इलाचंद्र जोशी को जाना जाता है। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जो हैं जैनेंद्र हैं, यशपाल हैं, अज्ञेय हैं, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में विधवा समस्या का वर्णन किया गया है? तो विकल्प में गबन, गोदान, रंगभूमि। तो इसका उत्तर हो जाएगा गबन। गबन में जो है विधवा समस्या का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद के और अन्य उपन्यास हैं जिनमें विधवा समस्या का वर्णन किया गया है, लेकिन वह विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर गबन होगा। प्रतिज्ञा में भी विधवा विवाह का वर्णन किया गया है। प्रेमा में भी जो है विधवा विवाह का वर्णन किया गया है। गोदान तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है गोदान को। चलिए अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी में जो है तलाक और पुनर्विवाह का वर्णन किया गया है। ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, और इसमें जो है 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है यह नायिका के रूप में इस नाटक में है, और इस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवेश के मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवेश के मूल्यों का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। टूटते परिवेश के मूल्यों का चित्रण जो है आधे अधूरे नाटक में है। आधे अधूरे नाटक में जो है टूटते परिवेश के मूल्यों का चित्रण है, और उस नाटक का जो मुख्य पात्र पुरुष पात्र है वह महेंद्र नाथ है, और जो स्त्री पात्र है प्रमुख वह सावित्री है, ठीक है। और यह नाटक जो आधे अधूरे है 1961 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी सम्राट के काल को चित्रित करती है? कौमुदी महोत्सव एकांकी जो है किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो सबसे पहले जानते हैं कौमुदी महोत्सव है किसका। तो कौमुदी महोत्सव जो है ये राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा का है, और इस नाटक में जो है सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित किया गया है, सम्राट चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल, तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिंदगी और गुलाब के फूल जो है उषा प्रेमनंदा की कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमनंदा की है। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। एडिसन और स्टील जो है किसे कहा जाता है? एडिसन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, और स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियट। पाश्चात्य काव्यशास्त्र जिसे अगला प्रश्न है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है। ये प्रश्न पूछा गया है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत यह इलियट का है। ठीक है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है, तो इलियट का है। अरस्तू के सिद्धांत की बात की जाए तो उनके सिद्धांत का नाम है विरेचन सिद्धांत, और क्रोचे के सिद्धांत की बात की जाए तो अभिव्यंजना सिद्धांत जो है क्रोचे के सिद्धांत का नाम है। चलिए अगला प्रश्न, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना। अभी हमने पढ़ा विरेचन सिद्धांत किसका है, तो अरस्तू का है। तो साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना, अरस्तू इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है। अनुमतिवाद, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुमतिवाद की आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है, तो सबसे पहले जानते हैं अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य शंकुक हैं। आचार्य शंकुक विकल्प में नहीं है, तो इसका ई विकल्प सही होगा। आचार्य शंकुक अनुमतिवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। रीति और गुण में अभेद किसने माना है, तो रीति के प्रवर्तक कौन है, वामन है। तो वामन जो है विकल्प में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उत्तर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। इन्हें जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 ईस्वी में, उनकी रचना जो है कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ देखिए प्रवर्तक और संप्रदाय, ये सूची का मिलान करना है। भरत मुनि, तो भरत मुनि का हो जाएगा रस संप्रदाय। आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय। कुंतक का हो जाएगा वक्रोति संप्रदाय, और वामन का हो जाएगा रीति संप्रदाय। इस तरह से जो है प्रवर्तक और संप्रदाय का मिलान होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोति सिद्धांत का विलायती संस्करण कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें, तो ये है मैत्रेयी पुष्पा का। तब्दील निगाहें जो है किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा का है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रसिद्ध रचना है और पूछा गया है कई बार परीक्षा में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएं। इसका उत्तर क्या होगा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ए विकल्प सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर मिला। उर्वशी पर। कब मिला था, 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज। रासो ग्रंथ जो है छंदों का अजायब घर कहलाता है, और इसमें जो है 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। कितने सर्ग हैं,
69 सर्ग हैं और छंदों की बात की जाए तो 68 हैं। ठीक है। और केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कौन से रासो ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कबीर की उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं। कबीर जो है उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियाँ जो है किस साहित्य में प्राप्त होती हैं। इनकी जो उलटवासियाँ थीं नाथ पंथों से प्रभावित थे। ठीक है, कबीरदास जो है नाथ पंथों से प्रभावित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध, सूफी, सिद्ध इन तीनों से नहीं है, नाथ से होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि देने वाले हैं महात्मा गांधी, और इनकी जो रचना है साकेत रचना जो 1931 में लिखी गई है, और उस रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी, साकेत रचना के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करना है कृति और रचनाकार अकाल और उसके बाद कलगी बाजरे के गीत फरोश ब्रह्म राक्षस। तो यहाँ देखिए अकाल और उसके बाद ये किसका है, नागार्जुन का है। कलगी बाजरे की अज्ञेय का है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। ब्रह्म राक्षस यह मुक्ति बोध का है। इस तरह से रचना और उनके रचनाकारों का मिलान होगा। अगला प्रश्न है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। ये पंक्ति धूमिल के किस कविता से है। धूमिल जो इनकी जो कविता है मोचीराम, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो पंक्ति पूछी गई है धूमिल के किस कविता से है, तो रोटी और संसद, इनकी जो कविता है रोटी और संसद, उसमें 3 आदमियों का वर्णन किया गया है रोटी और संसद में, और वही 3 आदमी हैं। एक रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, और तीसरा जो आदमी है ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है। यह जो पंक्ति है इनकी कविता रोटी और संसद से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और जिंदगी। यह कमलेश्वर की कहानी नहीं है, एक और जिंदगी यह मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, ये सभी जो है कमलेश्वर की कहानी है, लेकिन एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की कहानी है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है। चंद्रगुप्त नाटक जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है नाटक में दृश्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 44 इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 ईस्वी में लिखा गया था, प्रसाद का नाटक है, और इसमें जो दृश्य हैं वह कुल 44 हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है। शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय का उपन्यास है, और इसमें जो नायक है उसके चरित्र की विशेषता क्या है, विनम्रता, भावुकता, उदारता, तो ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक ये डी है। और शेखर की भूमिका जो प्रमुख पात्र है शेखर, जिसे शशि के नाम से भी जाना जाता है, और शेखर की भूमिका स्वयं अज्ञेय ने ही की है। अगला प्रश्न महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के पात्र हैं। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। महामाया, निपुणिका, और ये सभी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। और यह लिखा कब गया था, रचना बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो लिखा गया था यह 1946 ईस्वी में लिखा गया था। महामाया, भट्टिनी और निपुणिका ये सभी जो है इस उपन्यास के पात्र हैं।
इनके जो उपन्यास है पुनर्वा है, रामदास का पोथा है, चारुचंद्र लेख है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है गैग्रीन कहानी के लेखक कौन हैं? गैग्रीन कहानी के लेखक कौन हैं? तो गैग्रीन कहानी के लेखक हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। यह अज्ञेय की कहानी है, ठीक है। गैग्रीन कहानी अज्ञेय की कहानी है जिसका बाद में नाम बदलकर रोज कर दिया गया था। गैग्रीन कहानी का नाम बदलकर रोज कर दिया गया था। परीक्षा में पूछा जा सकता है अज्ञेय की कौन सी कहानी का नाम जो है रूपांतरण करके जो है रोज कर दिया गया था, तो वह गैग्रीन कहानी है। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? उपन्यासकार की सृष्टि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह राग दरबारी। वैद्य जी जो पात्र हैं राग दरबारी के हैं, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। राग दरबारी जो उपन्यास है यह श्रीलाल शुक्ल का है, विकल्प में नहीं है, तो इसका ई उत्तर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो वैद्य जी पात्र हैं राग दरबारी के हैं और राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित और तुलसीदास के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है? या इसमें हो जाएगा खंजन नयन। खंजन नयन उपन्यास जो है यह सूरदास के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह जो कथन है मेहता का है। प्रोफेसर मेहता जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, यह कथन जो है प्रोफेसर मेहता का है। चलिए अगला प्रश्न, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त जो 1928 ईस्वी में लिखा गया था, प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? लघु मानव की महत्ता, तो ये जो है विजय देव नारायण शाही इसका उत्तर हो जाएगा। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो विजय देव नारायण शाही ने। अगला है 100 नंबर का प्रश्न है इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ललित निबंध का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कुटोज, अशोक के फूल, ये सभी इनके निबंध हैं। और प्रश्न में पूछा गया है ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु कौन बने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। अब 101 से 105 तक जो गद्यांश दिया गया है उनमें से आपको प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। चलिए गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य के अभिव्यक्ति का साधन ही भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 101, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा?
उपयुक्त में से एक से अधिक, राष्ट्रीयता और मनुष्य अभिव्यक्ति का साधन, भाषा का महत्व, तो डी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना मतलब प्रकट करना, इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा। प्रकट करना, तो प्रकट का हो जाएगा गुप्त। ठीक है, अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट करना और प्रकट का जो विलोम है वह गुप्त होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरंगिणी है, तटिनी है। इला जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इला, धरा, वसुंधरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है। पतला, चौगुना, घना जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बारीकी से देखना। एक आंख से देखना मतलब बारीकी से देखना। अगला है किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महोत्सव। महोत्सव में जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं है। महाशय और पितृण इन दोनों में जो है दीर्घ स्वर संधि है। महोत्सव में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। महोत्सव में गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। मैंने रमेश को मारा था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। मारा था, ठीक है, मैंने रमेश को मारा था पूर्ण भूतकाल है। अगला है मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाच्य कौन सा वाच्य है। मनोज पुस्तक पढ़ता है तो ये कर्म वाच्य है। ठीक है, मनोज पुस्तक पढ़ता है कर्म वाच्य है। अगर मनोज सोता है तो यहाँ कृत वाच्य होता। मनोज पुस्तक पढ़ता है कर्म वाच्य है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। प्रतिदिन, भूखा प्यासा, बेकाम, तो भूखा प्यासा जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, प्रतिदिन जो है यह अव्ययी भाव समास है। राजा रानी, रात दिन, भूखा प्यासा ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी कौन सा है। शुद्ध वर्तनी, तो साम्राज्य ये अशुद्ध है, श्राप भी अशुद्ध है, पैतृक ये शुद्ध है। ठीक है, श्राप का शाप होगा, साम्राज्य का साम्राज्य होगा, पैतृक शुद्ध है। अगला है चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का क्या अर्थ है। चट मंगनी पट ब्याह, बिहार में जिस तरह से वैकेंसी आ रही है उसके आधार पर ये जो लोकोक्ति है बिल्कुल सूट करेगा। क्योंकि देखिए बिहार में टियर 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 की संभावना बन रही है अप्रैल माह में आने की। तो इस जो लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना, चट मंगनी पट ब्याह। अगला प्रश्न है अनल अनिल श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। अनल अनिल का क्या अर्थ है, तो अनल का अर्थ हो जाएगा अग्नि और अनिल का अर्थ हो जाएगा वायु। आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं तक थी। आशा करते हैं प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। जितने विगत वर्ष के पेपर हैं उन सभी को आपके बीच लाते रहते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वह भी प्रीवियस ईयर के पेपर से संबंधित होगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।